दोस्तों, जब बात इंजीनियरिंग की आती है तो हमें सिर्फ कुछ ही ब्रांच नज़र आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल या फिर सी एस सी आई टी। लेकिन एक ब्रांच ऐसी भी है जो इन सारी ब्रांचों से हटके है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। वैसे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का इंडिया में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। फ़िलहाल देखा जाए तो अभी तो सारी ब्रांचों का सेम ही हाल हो रखा है। लेकिन हाँ, एरोस्पेस में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आईआईटी कानपुर के एक ताज़ा ताज़ा फ्रेश ग्रेजुएट हुए एरोस्पेस इंजीनियर से बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं एक ड्रीम। So, hello, Mr. Earth. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? Yeah, I'm good too. First of all, I would like to say thanks to you for managing your time and coming to the show. Yeah. हाँ जी, तो अर्थ भाई थोड़ा आप बताइए कि आपने क्या करा था, मतलब कैसे क्या आईआईटी कानपुर से क्या करा, किस डिपार्टमेंट में थे, कौन सा प्रोग्राम में एनरोल किया था, थोड़ा बताइए मुझे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल Y19 का पास आउट हूँ एंड मेरे बीटेक से आई न्यू कि मुझे एरो में पढ़ना है, तो आई जस्ट अप्लाइड टू ऑल द 4 IITs दैट हैड एरो तो एंड आई आपकी गॉट बैचलर्स इनटू किस में थी? मैकेनिकल। मैकेनिकल में, वो भी किसी आईआईटी से थी या किसी अदर कॉलेज? नहीं नहीं, अदर Tier 3 कॉलेज इन गुजरात। ओके ओके, गुजरात से। हाँ ओके ओके, तो आप अभी भी गुजरात में ही हैं? हाँ, आई जस्ट केम बैक टू गुजरात। ओके ओके ओके, तो फिर आगे क्या करा आपने? सो उसके बाद आई ओनली अप्लाइड टू, मैंने गेट दिया, उसके बाद आई ओनली अप्लाइड टू द 4 IITs दैट हैड एरो। आई गॉट इनटू IIT कानपुर। मुझे फ्लाइट मैकेनिक्स में मिला। आई कुड हैव गॉटन एनी स्पेशलाइजेशन। जब मैं था तब 4 स्पेशलाइजेशंस थे: एरोडायनामिक्स, फ्लाइट मैकेनिक्स एंड कंट्रोल्स, प्रपल्शन और स्ट्रक्चर्स। तो उस वक्त मैं बहुत पता नहीं था कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, सो आई जस्ट, मुझे फ्लाइट मैकेनिक्स पसंद था, मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने वो डाल दिया प्रायोरिटी में एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट दैट। अभी तो आई थिंक दे हैव एडेड 2 मोर स्पेशलाइजेशंस, एक कुछ एरोथर्मल है और एक अप्लाइड मैकेनिक्स का कुछ है, तो तो आई गॉट आपने इनटू जो दैट। आपने जो गेट दिया था वो किस ईयर में दिया था और कितना स्कोर था आपका? मैंने 19 में ही गेट दिया था एंड मेरा स्कोर था, मार्क्स वर 72, स्कोर वाज 755 एंड रैंक वाज 1256 इन मैकेनिकल, ओके, सो मतलब आपका तो जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। ओके ओके, तो आपने उस टाइम पे अदर फोर जो आप बोल रहे थे आईआईटीज फिल करी थी, तो वो भी, हाँ, उसमें भी सिर्फ आपने एरोडायनेमिक ही चूज करा था या फिर कुछ और ब्रांच, और कौन कौन सी आईआईटीज में आपने फिल करा था इसके कानपुर के अलावा? हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी। उसमें मैंने सिर्फ, हाँ मैंने, या उसमें भी मैंने सिर्फ एरो ही डाला हुआ था हर जगह पे। मैंने IIT बॉम्बे में अप्लाई किया था, कानपुर में अप्लाई किया था, खड़गपुर में अप्लाई किया था एंड IISc बैंगलोर में अप्लाई किया सो आउट ऑफ दिस फोर यू गॉट कॉल फ्रॉम द आईआईटी कानपुर? था। हाँ, आई गॉट दैट कॉल फर्स्ट। आई गॉट IIT बॉम्बे से मुझे वॉक इन का कॉल आया था, बट तब तक मुझे IIT कानपुर मिल चुका था, तो आई डिडंट गो। तो मतलब अगर आप देखे जाएं प्लेसमेंट वाइज, अगर हम देखें सिनेरियो, तो कानपुर का सही था या बॉम्बे का सही था? और बॉम्बे का, लोकेशन वाइज भी, मतलब वैसे मैंने जहां आई, तक मैंने सुना है कि आईआईटी बॉम्बे की एरोडायनेमिक्स बेस्ट है, मतलब। हाँ दैट्स ट्रू। IIT बॉम्बे की aero is the best, aerodynamics is the best. Flight mechanics is best at IIT Kanpur because we have a lot of testing facilities here. And I've heard that propulsion is best for IIT Madras. Propulsion and computational fluid dynamics related everything is best for IIT Madras. ओके, तो आपकी मैंने सुना आपके लैब में भी, मतलब जैसे एनपीटीईएल के लेक्चर्स हैं उसमें भी मैंने देखा हाँ, था कि जो आईआईटी कानपुर का जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट में, उसमें काफ़ी सारे मतलब एरोप्लेन भी बाकायदा मौजूद हैं उसमें, लैब्स में। हाँ, that's true. We have our own airstrip, and उसमें right now I think we have 7 aircrafts. 3 of them are powered aircrafts. The other 4 are motor gliders or gliders more or less. ओके, सो डिड यू गेट एनी चांस टू फ्लाई एनी वन ऑफ देम? We did actually. Our faculties are very nice. So हमारा जो पहला कोर्स था AE 601 और 602 I think, Introduction to Aerodynamics, उनके फैकल्टी ने हम सबके लिए सेस्ना में जॉयराइड्स अरेंज की हुई थी फर्स्ट कोर्स के एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स. So we all got to fly in the Cessna, and I was fortunate enough to be on the front seat, so I kind of had a Yeah, first person view of the cockpit. that's a very good feeling actually. You have Yeah. full control over your aircraft.
they don't let you touch it, although, but you still get to feel या it. So या yeah. या हाँ वो तो है। तो जैसे कि आपका मास्टर्स कोर्स था, तो हाँ, मेरा मास्टर्स M.Tech कोर्स कोर्स 2 इयर्स का होता है, तो 2 इयर्स हाँ में से आपका कितने साल, मतलब जैसे कि फर्स्ट 2 सेमेस्टर ही कोर्स वर्क था, बाकी के फर्स्ट 1 ईयर ओनली रिसर्च वर्क। या थीसिस वर्क, प्रोजेक्ट वर्क। तो एमटेक और एमएस में बेसिकली डिफरेंस क्या, अगर हम एरोस्पेस डिपार्टमेंट की बात करें तो? M.Tech और MS में बेसिकली IIT कानपुर में ये डिफरेंस है कि MS बाय रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी अ 2.5 year और 3 year कोर्स एज अ डिफॉल्ट सेटिंग। यू कैन एक्सटेंड दैट, M.Tech भी एक्सटेंड होता है, बट बाय डिफॉल्ट इट इज अ 3 year कोर्स। एंड तुम्हारे जो बेसिक क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होते हैं और कोर्स स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि फॉर अस इट इज 144 credits are necessary, जिसमें से 72 should be course credits and 72 should be thesis credits। मतलब मुझे 8 courses लेने हैं कुछ भी करके और 72 का thesis work करना है। MSR वालों को थोड़ा डिफरेंट होता है। They have to take 4 courses minimum and they have to do the remaining as thesis credits and they have a total credit requirement of slightly higher. They have I think 214 credits required, हमारे 144 होते हैं। ओके ओके। तो और अगर देखा जाए बैचलर को और मास्टर्स को कंपेयर करें, तो जैसे कि मान लो, जैसे कि मेरा भी मैकेनिकल से बीटेक, सपोज करो कोई दूसरा बंदा है जिसने हाँ, मैकेनिकल से नहीं करा, उसने इलेक्ट्रिकल या सिविल या कुछ और, जैसे सीएस और आईटी, तो क्या सीएस और आईटी वाले भी अब एलिजिबल होते हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट के लिए? Aero में most, as far as I know, every department is eligible. You just have to have the relevant knowledge. तो कितना डिफिकल्ट होता होगा? कोई था आपके आपके साथ, आपका बैचमेट, जो मतलब मैकेनिकल या सिविल के अलावा किसी और ब्रांच से आया हो एरोस्पेस में? Electrical से I have known people जो electrical से थे. In fact, my supervisor is from electrical. So he ओके was an ओके। electrical graduate and हाँ he जैसे joined into कि Aero. हाँ, एरोस्पेस में तो बेसिकली आपका एयरक्राफ्ट से रिलेटेड तो वो मैकेनिकल का डिजाइनिंग हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सप्लाई वगैरह, पावर सप्लाई वगैरह से रिलेटेड, और जो फंक्शनिंग वगैरह उससे होती है। उससे भी ज्यादा मेरा जो स्पेशलाइजेशन था फ्लाइट मैकेनिक्स एंड कंट्रोल, it deals with control theory and most of control theory these days is studied by electrical engineers. कंट्रोल थियरी के जितने भी सब पार्ट्स हैं, तो ओके ओके। तो that helps. आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये? चैलेंजिंग तो कम था बिकॉज मोर और लेस मैंने अपने बीटेक में भी टाइम निकाल के काफी कुछ पढ़ लिया था फ्लाइट्स का, फ्लाइट मैकेनिक्स का, फ्लाइट परफॉर्मेंस का, सो इट वाज मोर एक्साइटिंग देन चैलेंजिंग, आई तो वुड मतलब ये था से। कि आपका स्टार्टिंग से ही मूड सेट था कि करना है एरो ही एमएस, तो पढ़ना है। हाँ एमटेक करनी है तो एरो हाँ ही करना है, हाँ, एंड यू मेड इट। या दैट्स अ गुड फीलिंग। अच्छा, तो बैचलर का कोर्स वर्क और मास्टर्स का कोर्स वर्क में कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है एरोस्पेस में? क्योंकि आई थिंक आईआईटी कानपुर में तो बैचलर में भी है एरोस्पेस ना? बैचलर्स में भी है। हाँ, तो तो डिफरेंस आपका काफी कोई होता है। हाँ, क्योंकि जो वो बैचलर में 4 साल पढ़ते हैं वो हमें 2 साल में कंप्लीट करना रहता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? वैसे नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आई हैव हर्ड पीपल से दैट बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो अगर तुम नॉन आईआईटी नॉन एरो से हो तो मेरे स्पेशलाइजेशन में यू हैव टू टेक 3 कंपलसरी कोर्सेज जो तुम्हें बेसिक्स देंगे। एक तो बेसिक मैथ, एक बेसिक एरो एंड एक फ्लाइट मैकेनिक्स का कंपलसरी, एंड देन यू गेट टू सिलेक्ट वन इलेक्टिव। तुम्हें 8 कोर्सेज लेने हैं कुछ भी करके एंड यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कौन से कोर्स लेना है। यूजुअली हर सेमेस्टर में एक एटलीस्ट कंपलसरी होता है जो तुम्हारे स्पेशलाइजेशन का एक कोर्स हो, तो वो तुम्हें लेना होता है। उसके अलावा इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी लीनियंट, यू कैन पिक कोर्सेज फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट एनीवेयर। जैसे कि मेरे काफी फ्रेंड्स ने साइकोलॉजी के कोर्सेज लिए हुए हैं एरो में होते हुए, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू लर्न। और ऐसे ही मैंने देखा था कि आईआईटी बॉम्बे के एरोस्पेस डिपार्टमेंट की वेबसाइट में विजिट कर रहा था, तो मैंने उसमें देखा था कि वो जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं, जैसे कि जर्मन हो हाँ गया, और जापानीज भी थी उसमें, फ्रेंच भी थी। सो हाँ, मतलब ऐसा होता है कि मतलब हम साथ के साथ कोई और भी लेके पढ़ सकते हैं? यस, इनफैक्ट मैंने फ्रेंच का एफएलपी सर्टिफिकेशन किया है आईआईटी कानपुर से A1 लेवल का। तो दैट इज नॉट अ करिकुलर कोर्स, एटलीस्ट फॉर अस इट्स नॉट अ करिकुलर कोर्स। यू हैव टू टेक इट aside from your academics. It is offered, you can take it, you can pay the fees and you can take it. It's a very nominally charged course and they give you a certification of A1 A2 level whatever it is. तो वो तुम कर सकते हो आराम से और हो जाता है। दिन का 45 मिनट्स की क्लास होता है, इंटरैक्टिव रहता है। और जब भी देखो अर्थ भाई, जब भी एरोस्पेस का नाम जैसे दिमाग में आता है, तो लोगों को सबसे पहली एक चीज दिखाई देती है कि एरोप्लेन। फिर हाँ, अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो आईएसआरओ हो गया, अपना इसरो, नासा हो गया, तो ये सब मतलब कैसे होता है कि मान लो अगर मैंने एरोस्पेस डिपार्टमेंट से अपनी मास्टर्स करी, तो मैं कितना एलिजिबल हूँ आईएसआरओ के लिए या नासा के लिए? देखो
तुम जो बात कर रहे हो ISR और NASA, these are very top end companies, very top notch companies. ISRO used to come at IITK for recruitment, that was years ago. अब वो नहीं आता. ISRO के अपने एग्जाम्स होते हैं, so you have to give them, you have to qualify. And ये भी सच है कि ISRO recruits more from mechanical than aero, because ISRO के ज़्यादा applications thermal और heat transfer में होते हैं या फिर fluids में होते हैं, and they prefer mechanical engineers. NASA के लिए that is a very long shot. Your best bet is to apply to Caltech or some other university for a PhD program or a postdoctoral position and hope that you get into JPL or something. NASA is a very long shot. और जैसे कि मैं भी मतलब आईआईटी कानपुर मतलब आईआईटी रुड़की में हूँ मैं, तो हमारे में ये होता है कि अगर आपका सेकंड सेमेस्टर के बाद अगर आपकी ओवरऑल सीजीपीए 8 से अबव है तो आप अपने हाँ. मास्टर्स प्रोग्राम को डॉक्टरेट में कन्वर्ट करा सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मेल आती है कि आप इफ यू विश टू अप्लाई फॉर द डॉक्टरेट इन द सेम डिपार्टमेंट देन यू कैन. तो हम एरोस्पेस में भी ऐसा कर सकते हैं आईआईटी कानपुर में? हाँ, we have that provision. यहाँ पे the criteria I'm not aware of. We have something called a PG manual, वो website पे available है, everybody can check that. उसमें criteria लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है ऐसे. We also have another very nice criteria कि if you are in a PhD program and if you are not enjoying your PhD program, you can terminate it early. And if you do not have a master's degree, you will get a master's degree instead of a PhD if you terminate it early. उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है. अगर किसी को PhD के में अप्लाई करना है, PhD में मिल गया, PhD ऐसा हो कि PhD कंटिन्यू नहीं करना है, तो you can terminate and get a master's degree. अच्छा अर्थ भाई, एक बार और, जैसे कि लोग जो हैं बोलते हैं आईआईटी में जाने के बाद सिर्फ बंदा पढ़ता है, मतलब आईआईटी ने तो मतलब इंटेलिजेंट होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिसाब किताब लगा लेते हो कि आईआईटी ने तो ये इतना करता होगा, इनका तो ऐसा होता होगा वैसा, मतलब लाइफ बेसिकली. क्योंकि मैंने 2020 में एडमिशन लिया था, तो आई वाज नॉट दैट लकी कि विजिट टू द कैंपस ड्यू टू द कोरोना वायरस. ये इसने तो ऐसी तैसी कर रखी. तो मतलब आपने वो लाइफ जी है ना, हाँ. कि आप आईआईटी के कैंपस में रहे, तो आप थोड़ा हाँ. लाइफ बताइए वहाँ पे कैसी है. लोग मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हम अभी कैंपस में विजिट नहीं करें और जो कैंपस में हैं, तो इन दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या है? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे बैच में ऐसे बंदे भी हैं जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, एंड आई ऑल्सो हैव पीपल दैट हैव बीन किक्ड आउट बिकॉज ऑफ दैट. वी हैड ऑफ पीपल जो कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, एंड दे गॉट किक्ड आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो ऐसे बंदे भी आते हैं आईआईटी में, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ने वाले हैं. बट देन देयर आर आल्सो पीपल हु स्टडी हु स्कोर वेल. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर टफ कंपटीशन. टॉकिंग अबाउट द लाइफ देयर, यार तुम अगर ये टॉप 7 टॉप 6 आईआईटीज में घुस गए, देन उससे अच्छी लाइफ के लिए तुम you cannot ask. That is the best life that you're gonna have. You can write this down somewhere. You will have a shit ton of freedom, as much freedom as you want. The big deal is that if you get for a master's through GATE, you will also get a stipend every month. So you will be more or less very independent. And तुम basically मजे कर रहे होंगे अपनी लाइफ के यहाँ पर golden days. पैसे की तो दिक्कत है नहीं. मास्टर्स में पैसे की दिक्कत तो है नहीं. हाँ, तुम और PhD में तो उससे भी अच्छा है. PhD में तुम्हें 31 मिल रहा है, तो तुम जो करना है तुम कर सकते हो. तो तुम्हारी लाइफ की चिंता मत करो, you will get the best life. Plus there are a lot of social interactive events on campus, at least at my IIT and at some of the top IITs. So you have a very good life. तो फन एक्टिविटीज क्या क्या हैं, जैसे कि आईआईटी कानपुर के अराउंड क्या क्या है, मतलब विजिट करने के लिए क्या क्या, मतलब कैंपस ही वैसे तो इतना बड़ा है कि कैंपस में ही लोग इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी कानपुर के नियर बाय में क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा? IIT कानपुर के नियर बाय में वैसे कुछ है नहीं. इवन द कैंपस एडवाइजेस अस नॉट टू गो आउट बिकॉज़ इट्स कानपुर, राइट? तो इट्स नॉट वेरी सेफ टू गो आईआईटी आउट. रुड़की, हाँ जैसे मेरा आईआईटी रुड़की मसूरी के बहुत पास है. मसूरी हो गया, क्योंकि हम लोगों का जब हमारे सीनियर्स हैं, जब हम इंटरेक्शन होता है तो वो बोलते हैं कि अगर हमारा कैंपस में मन नहीं लग रहा तो ऋषिकेश चले गए, मसूरी चले गए, है ना. तो क्योंकि वो उत्तराखंड में सब चीज नियर बाय में ही है एक्चुअली. रुड़की तो हरिद्वार भी बहुत ही नियर है वहां से. तो ऐसा कुछ है वहां पर आपके कानपुर में? या तुम नॉर्थ में, कानपुर इज very much towards the north, so you can go towards the Nepal border, you can go snowy treks and other things. In वैसे 100 किलोमीटर के विसिनिटी में कुछ है नहीं. तुम लखनऊ जा सकते हो बहुत तो उससे ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. बट द कैंपस इटसेल्फ, उसमें तुम्हें काफी चीजें मिल जाएंगी. जैसे हर संडे बाइसाइक्लिंग क्लब होता है, वो 80 किलोमीटर की साइकिलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये वो करते हैं. फिर देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, तो इट विल कीप यू एक्टिव. तो एक बात बताइए, जैसे आईआईटी होने के बाद
और आईआईटी होने से पहले लाइफ में क्या डिफरेंस था, क्या चेंज आया? मेरे में तो बहुत आया था। अरे यार, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। एक एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि आईआईटी में है, तो वो टैग लग जाता है कि आईआईटी से है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है बस। दैट इज द बिगेस्ट चेंज आई थिंक आई नोटिस्ड। और कभी इस चीज का एडवांटेज लिया है आपने? मैंने नहीं, बट आई हैव फ्रेंड्स हु हैव। और जैसे कि अब अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें, तो आईआईटी कानपुर में आपके एरोस्पेस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और कितने तक का पैकेज मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार देखो, पैकेज के हिसाब से तो हमारे वहाँ मैथवर्क्स आती है जो काफी अच्छे पैकेज देती है, जो मैटलैब की जो पेरेंट कंपनी है, दे गिव अराउंड 16 to 17 LPA, बट दैट इज अगेन फॉर अ सॉफ्टवेयर रोल। मतलब पूरा सॉफ्टवेयर नहीं है, बट यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग। एरो वाला बैकग्राउंड ही होगा, यू विल हैव टू डू कोडिंग फॉर एरो स्टफ, जैसे कि एरोस्पेस ब्लॉक सेट होता है, उसके लिए तुम्हें कोड करना पड़ेगा, बट है इट इज अ डेस्क जॉब एसेंशियली। तो यू विल गो टूवर्ड सॉफ्टवेयर, तो तुम्हें अच्छा पैकेज मिलेगा, 15 से 20 एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट वो नॉन कोर कंसिडर होता है, कोर कंपनीज नहीं होती। कोर में देखे तो ऑलमोस्ट सारी मैकेनिकल की कंपनीज एरो के लिए ओपन होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, कैटरपिलर, जीई, ईटन, ये सब मैकेनिकल वालों के लिए ओपन होती है। सिविल की काफी कंपनीज मैकेनिकल एंड एरो, ये सब एरो वालों के लिए भी ओपन होती है। एंड सिविल की काफी कंपनीज है, जैसे कि एल वगैरह है, वो भी सीएमएनस है, ये भी एरो वालों के लिए ओपन होती है। अब एरो की कोर कंपनीज में देखें तो वी हैव टाटा एडवांस सिस्टम्स, एयरबस है, सो दीज कंपनीज डू कम एंड दे डू पिक स्टूडेंट्स, बोइंग बट यू जो है, हैव टू। बोइंग वो आती है क्या? इस बार नहीं आई है, आई एम नॉट श्योर कि लास्ट ईयर भी आई थी या नहीं, उसके पहले शायद 2015 में एक बार आई थी, ऐसा कुछ था। ओके ओके ओके। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एक एरोस्पेस डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले बंदे को आने चाहिए, जिसपे उसकी कमांड होनी चाहिए अच्छे से? वो तुम्हारे स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि if you are in aerodynamics or if you're dealing with fluids, if you're in propulsion, so it's good to know Fortran, it's good to know C++, because you will be writing a lot of fluid simulation codes. So there are other softwares called OpenFOAM. OpenFOAM शायद तुम्हें पता हो, वो CFD हाँ हाँ, simulations के लिए ओपन होता है। फॉर्म सीएफडी सिमुलेशंस के हाँ लिए होता है, लेकिन हाँ, उसके लिए तो आपको वो सी सब प्लस प्लस आनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ये सब इज गुड टू नो इफ यू आर इन दैट स्पेशलाइजेशन। अगर तुम जैसे फ्लाइट मैकेनिक्स में हो या फिर इन स्ट्रक्चर्स, देन इट्स गुड टू नो सम काइंड ऑफ एफईएम, और फ्लाइट मैकेनिक्स स्पेशली यू विल बी राइटिंग अ लॉट ऑफ रिजिड बॉडी फाइनाइट सिमुलेशंस, एलिमेंट तो यू मेथड, शुड। राइट? हाँ, एफईएम। फाइनाइट एलिमेंट, यस, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इन जनरल, एफईए, तो यू शुड हाँ। नो। हाँ, तो जैसे फ्लाइट मैकेनिक्स में यू मस्ट नो मैटलैब। मेरे स्पेशलाइजेशन में मैटलैब इज एवरीथिंग, बिकॉज यू विल बी राइटिंग अ लॉट ऑफ 6 सिमुलेशन, 7 सिमुलेशंस, तो यू मस्ट नो मैटलैब एटलीस्ट। So these are good software. It's always helpful to know LaTeX, WaTeX, because तुम reports बनाओगे, assignment submit करोगे, हर चीज LaTeX में ही होगी। आपकी प्लेसमेंट कैसे हुई, क्या इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? मतलब वो सिर्फ इंटरव्यू, जो इंटरव्यूअर होता है वो सिर्फ आपका कोर्स वर्क से रिलेटेड पूछता है, या कुछ भी पूछ लेता है वो? यार ये चीज कंपनी पे डिपेंड करती है। जैसे मेरा प्लेसमेंट एयरबस में हुआ था, ठीक है, एंड एयरबस हैज अ रिकॉर्ड कि अभी तक वो किसी को ले नहीं गई आईआईटी कानपुर से। तो मतलब देयर वाज अ सीनियर, बट दैट वाज लाइक 2 years ago आई थिंक, साई, देयर वाज दिस गाय साई सुमंता। तो प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन आई स्टार्टेड प्रीटी लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड इन ऑगस्ट आई थिंक, विच वाज ऑलरेडी वेरी लेट, एंड मैंने नॉन कोर के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज मेरा गोल एक ही था कि जो भी कोर कंपनी आए उसी में हो जाए, एंड मेरा एकेडमिक्स आर वेरी वेरी सॉलिड, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो तो जाएगा कोई ना कोई कोर कंपनी। तो आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर कोर, बट फॉर एनीवन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट आई वुड रिकमेंड कि नॉन कोर के लिए प्रिपेयर करो साथ में, एंड लर्न समथिंग दैट इज अपार्ट फ्रॉम कोर। जैसे या तो एमएल का कोई कोर्स कर लो, या एआई का कुछ कोर्स कर लो, पाइथन वाइथन सीख लो, वो चीज हमेशा काम आएगी। इवन मैथवर्क्स की टेस्ट में दे आस्क 2 कोडिंग क्वेश्चंस ऑलवेज, एंड दे हैव लाइक 50% वेटेज ऑफ द होल टेस्ट। तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखना जरूरी है कोडिंग वोडिंग वगैरह का। तो जैसे कि कंपनीज आती हैं जब कानपुर हाँ में एरोस्पेस डिपार्टमेंट, तो उनका कुछ थ्रेशोल्ड होता है, कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे कि सीजीपीए या फिर कुछ ऐसा? हाँ, होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, बट यूजुअली द सीजीपीए रिक्वायरमेंट इज 7+ और 8+। कभी कभी कंपनीज 9+ भी रखती हैं, तो वो कंपनी पे डिपेंड। ओके ओके। तो मतलब आपको स्टार्टिंग से ही अपना सीजीपीए उतना मेंटेन करके चलना पड़ेगा? आईआईटी कानपुर में एरो में इट इज वेरी इजी टू मेंटेन सीपीआई। बस थोड़ी मेहनत करते रहो, इंटरेस्ट लेते रहो, यू विल इजीली बी 9+, वेरी इजीली।
तो क्या कैसे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं उनके? तो there were two interviews. First was the technical and the second was HR. हर जगह मोस्टली यही होगा, पहले तुम्हारा टेक्निकल टेस्ट लेंगे फिर HR होगा। टेक्निकल टेस्ट में सारे तुम्हारे कोर्स वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड अगर वो अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, तो दे विल नॉट ग्रिल यू। जैसे सब बोलते हैं कि इंटरव्यूज में ग्रिल करते हैं ये वो, बट रेप्यूटेड कंपनीज डोंट ग्रिल, दे यूजुअली आस्क यू, दे वांट यू टू सक्सीड, राइट? सो उन्हें तुम्हें हायर करना है, तुम्हें ऐसे ही नहीं बिठाया वहाँ पे, तो वो तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें बताएंगे क्या क्या है क्या नहीं है, बट प्रिपेयर करके जाना, फेक के मत मारना, झूठ मत बोलना, जो आता है बोल दो। जैसे कि मुझे उन्होंने काफी क्वेश्चन एरोडायनामिक्स पे पूछे थे इंटरव्यू में। अब एरोडायनामिक्स मैंने सालों से पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने उन्हें वहीं पे बोल दिया कि सर मैंने एरोडायनामिक्स काफी टाइम से नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता, बट दे अंडरस्टूड कि ठीक है वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो दे स्विच बैक टू माय स्पेशलाइजेशन, अदर क्वेश्चंस। तो दे डोंट ग्रिल यू इन जनरल, तो वो फियर होने की जरूरत नहीं है कि दे ग्रिल यू, दे नॉट। देन कम्स द एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रिपरेशन होना जरूरी है, बिकॉज ये जो सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो हम बोलते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, ये सब के सब आएंगे, दे विल आस्क यू दोस। मुझे भी आए थे ये क्वेश्चंस, एंड आई had actually written answers to them myself, मतलब पहले मैंने इंटरव्यू के पहले वो सब लिख के रखे थे, मैंने मिरर में रिवाइज करके रखे थे, तो I was very fluid with all those answers. So I would recommend that, अगर HR का इंटरव्यू है तुम्हारा तो आंसर्स लिख लो इन क्वेश्चंस के, देख लो कहीं पे, लिख लो और एक बार याद कर लो अच्छे से। तो एक बात मैं पूछना भूल गया भाई कि जब आईआईटी कानपुर में आपने एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम द गेट स्कोर वो कुछ हाँ। अपना टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि और ये एसओपी वगैरह भी रिलेटेड कुछ चीज होती है? हाँ, सो IIT कानपुर में सिर्फ टेस्ट था और कुछ नहीं था। IIT मद्रास में इंटरव्यू था, एंड IIT बॉम्बे में इंटरव्यू भी था एंड SOP भी था। तो इट डिपेंड्स व्हाट प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर, वेयर यू आर अप्लाइंग, बट इन जनरल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग होगा। अच्छा, तो मतलब उसका भी कुछ वेटेज होता होगा? काफी वेटेज होता है, उसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। गेट स्कोर इज जस्ट एन एंट्री, उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यूज एंड टेस्ट्स। तो भाई आपके 2019 से 2021 2 साल के ईयर में कितने लोग एनरोल करे थे आपके प्रोग्राम में? आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कितने प्लेस हो गए? कुछ ऐसा रेशियो बता सकते हैं? मतलब हाँ आपके देखो, दोस्त या फिर अगर देखा जाए तो आपके दोस्त, आपके मतलब 4-5 का जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, वो 4-5 प्लेस हो गए? नहीं यार देखो, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज मेरे बैच में 67 लोग थे और एरो में से हम सिर्फ 7 ही जन प्लेस हुए, और उसमें से हम सिर्फ 2 ही जन कोर में प्लेस हुए, बिकॉज इस बार प्लेसमेंट हर जगह कचरा है, हर जगह एवरीथिंग। हाँ, वो ड्यू टू द मैकेनिकल में भी इस बार वही हालत है, सिविल में भी वही हालत है, तो प्लेसमेंट रेशियो इस बार काफी कम है। यहाँ पे CSE सबका मिला के ओवरऑल प्लेसमेंट रेशियो IIT कानपुर में इस बार 33% था आई थिंक, एंड IIT मद्रास में 29%। सोचो जब मद्रास का ये हाल है। इस बार हर जगह थोड़ा वही है। हाँ, तो जैसे कि एमटेक और एमएस के, तो एमएस की भी कंपनी अलग आती हैं क्योंकि उनका तो 3 साल का कोर्स होता है? हाँ, तो वो हर इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है। हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी ये है कि तुम कभी भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, तुम्हें जब बैठना हो, बट तुम एक ही बार बैठ सकते हो। जैसे तुमने MSR के 3 साल के प्रोग्राम में तुम कभी एक ही बार बैठ सकते हो, या तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैठने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज तुम कंपनी का ज्वाइनिंग नहीं दे पाओगे। तो यूजुअली सब प्रेफर करते हैं कि अपने प्रोग्राम के लास्ट ईयर में प्लेसमेंट में बैठे, और कंपनीज अलग अलग नहीं आती है। बीटेक के लिए भी कंपनीज अलग नहीं आती है, PhD के लिए भी कंपनीज अलग नहीं आती है, एक ही प्लेसमेंट सीजन होता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं। और जैसे तुम सॉफ्टवेयर कंपनीज में अप्लाई करोगे या कोई अच्छी कोर कंपनी में अप्लाई करोगे, तो तुम बीटेक वालों के साथ भी फाइट कर रहे हो फॉर द प्लेसमेंट। बट ऐसा नहीं है कि दे प्रेफर बीटेक, दो मोस्ट कंपनीज प्रेफर एमटेक वाले। तो भाई अब मतलब नियर टू एंड आ गए हैं, तो अब थोड़ा बताइए अपना पैकेज वगैरह के बारे में, और ज्वाइनिंग कब से आपकी? मेरी ज्वाइनिंग 19 जुलाई को है, एंड माय पैकेज इज 10 LPA प्लस 1 ज्वाइनिंग बोनस। तो एवरेज पैकेज एरो में कोर कंपनीज का अराउंड 8 to 10 होता है, एंड ये कोर कंपनीज के लिए। तो अगर सॉफ्टवेयर के लिए उसमें जाओगे तो इट विल बी मोर, 15-20 में भी। थैंक यू अर्थ भाई, विश यू वेरी वेरी गुड लक विद योर न्यू करियर, और बहुत ज़्यादा तरक्की करो भाई आप भी। थैंक यू सो मच, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंडेवर्स।
Thank you so much भाई, thank you. Have a good day. Bye भाई. Yes, you as well. Bye bye. आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अदरवाइज़ डिसलाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद आई या फिर क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।